चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए, हमारे उन मित्रों के लिए जो कि BSS टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो BSS टेट में फॉर्म भरे हैं। 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला आप लोग का, उसमें अगर आप फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है। और हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स इस समय हम अपने इस चैनल पे क्या जो BSS टेट में 30 नंबर का जो मैथमेटिक्स आता है आपका, उस मैथमेटिक्स के पोर्शन को सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 2-2, 3-3 टॉपिक हर एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं। आज हमारा ये लेक्चर 2 है। कौन सा है? ये लेक्चर 2 है। इसके पहले हम एक लेक्चर ऑलरेडी मेजरमेंट का और आपको चैनल पे प्रोवाइड कर चुके हैं। तो जो भी मित्र हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, वो चैनल पर जा करके वीडियो को इसी चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज ये वीडियो आप लोग की बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है ये, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि यहाँ जैसे ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि ज्योमेट्री शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, यानी इसको अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में इसको कहते हैं ज्यामिति, आकार एवं स्थानिक समझ। क्या कहते हैं? ज्यामिति, आकार एवं स्थानिक समझ। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, इस BSS टेट में आप लोग का हम हर एक टॉपिक सिलेबस के माध्यम से, जो आप लोग का 10-11 टॉपिक है, सिलेबस को भी हम अपने चैनल पर प्रोवाइड किए हैं, उसको डिस्कस किए अच्छे से। तो उसकी वीडियो को भी आप जा करके देख लीजिए कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वीडियो लेकर के आते हैं। और जो भी क्लास दोस्तों यहाँ पे देने का प्रयास आप लोग का करते हैं, वो बिल्कुल एकदम इजी से इजी तरीके से और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का पूरा प्रयास करते हैं हम यहाँ पे। और आप लोग का उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और बाद में इसको जो है, इस क्लास को लेने के बाद हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से, जैसा कि प्रैक्टिस सेशन हमारा स्टार्ट भी हो गया है, कि प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से वहाँ आप मॉडल पेपर डालेंगे, मॉडल पेपर 1। जब हमारे चैनल पर जाएंगे आप, राणा सर 93, वहाँ आप डालेंगे कि प्रैक्टिस सेट BSS टेट प्रैक्टिस सेट बाय राणा सर। क्या डालेंगे? BSS टेट प्रैक्टिस सेट बाय राणा सर। इसको डालेंगे तब भी मिल जाएगा। या BSS टेट मैथ बाय राणा सर अगर डालेंगे तो हमारे चैनल पे आपको हर एक वीडियो BSS टेट से रिलेटेड जो भी जानकारी, जो भी वीडियो, जो भी प्रैक्टिस सेट है, सब कुछ इस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो लेकर के हम आते हैं यहाँ पे। तो चलिए, आइए यहाँ फटाफट देखते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्या हैं कि ज्योमेट्रिक शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं ज्यामिति, आकार एवं स्थानिक समझ। दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स यानी जो ज्यामिति आकार है, सभी ज्यामिति आकार के बारे में इसमें पढ़ेंगे। चाहे वो आपका त्रिभुज हो गया, चाहे चतुर्भुज हो गया, या वृत्त हो गया, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, जितने भी होते हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, इसके पहले हम जितना भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, हर एक वीडियो को आप लोग हमारे अच्छे से देखें हैं और इतना ज़्यादा प्यार, सपोर्ट, स्नेह दिए हैं। तो उसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की आप लोग अच्छे से देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग की क्वेरी और कमेंट पे, डिमांड पे हम हर एक वीडियो को लेकर के यहाँ पे आते हैं। तो आइए यहाँ फटाफट देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? त्रिभुज। दोस्तों, यहाँ कुछ पॉइंट हम इसलिए लिख देते हैं जिससे आप लोग के टाइम की बचत हो सके, टाइम की बचत हो सके, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट को लिख देते हैं पहले से, कि जिससे टाइम आप लोग का थोड़ा बचाया जा सके। क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसको हम जो है आगे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, और इसमें PPT बना है, इसको हम इस PPT के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो आप भी जानते हैं कि इस पर हम जो भी पढ़ाएंगे लिख करके पढ़ाएंगे, या तो ऑलरेडी पहले से लिखा रहेगा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इसलिए क्योंकि समय की आपकी बचत हो सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज। क्या देखेंगे? त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में देखेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। तो त्रिभुज को दोस्तों 2 तरीके से इसको जानते हैं। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका भुजा के आधार पर, किसके? एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। ठीक है, अब भुजा के आधार पर देखेंगे क्या, तो पहला आपका होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आप लोग को।
तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? अब आप कहेंगे कि सर समकोण भी होता है। समकोण दोस्तों वो भुजा के आधार पर नहीं बल्कि कोण के आधार पर, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑलरेडी समकोण। तो आइए देखते हैं कि भुजा के आधार पर हमेशा ध्यान दीजिए, अगर भुजा के आधार पर कहा जाएगा तो इसके लास्ट में, सबके लास्ट में क्या लगा रहेगा? बाहु। सबके लास्ट में क्या लगा रहेगा? बाहु। और बाहु में से होता है क्या है? भुजा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, यानी जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हों? आपस में बराबर हों। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ कोई त्रिभुज है ए बी और सी, इस तरह से कोई त्रिभुज है। अब देखिए इसका अगर ए है तो ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ए भुजा ए भुजा ए भुजा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक, और इसी से आप समझ जाइए कि समबाहु का मतलब होता है सम मीन्स बराबर होता है, बाहु मीन्स भुजा, यानी जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हों वे सभी के सभी क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज होते हैं। और समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग 60 अंश होता है। कितना? 60 अंश। ठीक है, और एक पॉइंट हम यहाँ पे और आपको बताएंगे कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, ठीक है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग टोटल कितना होता है? 180 होता है। ठीक, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। फिर आ जाइए समद्विबाहु। समद्विबाहु यहीं से आप देख लीजिए, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा है, यानी जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। जैसे यहाँ हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, इस तरह से अगर, ठीक है, इस तरह से अगर, तो ये देखिए समबाहु त्रिभुज की तरह ही दिख रहा है। थोड़ा इसको और अच्छे से बताते हैं जिससे आप लोग का और आसानी से ये क्लियर हो सके। ये देखिए जैसे इस तरह से कोई त्रिभुज है। अब देखिए इसमें अगर हम कहेंगे ए बी सी, तो ये भुजाएं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन ये जो तीसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है इससे भिन्न है। किससे? इन दोनों भुजाओं से भिन्न है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन ये तीसरी भुजा भिन्न है, तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। और यही इसमें कहा है समद्विबाहु का मतलब है कि यहाँ पे देखिए कहा है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। कितनी भुजाएं? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। अब इसके प्रत्येक कोणों का योग 60 अंश नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योग ज़्यादा होगा, लेकिन इस कोण का जो मान होगा वो कम होगा। लेकिन तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, चाहे आपका समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, लेकिन उनका जो योग होगा, सभी कोणों का योग होगा, वो टोटल सभी कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आएगा। अब आ जाइए विषमबाहु त्रिभुज की बात हम करते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब जैसे कोई त्रिभुज इस तरह से बना दीजिए, ठीक है, इस तरह से। विषम का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं या अलग। बाहु मीन्स भुजा, मतलब विषम का मतलब भिन्न भी कह सकते हैं, भिन्न हो जाएगा, नहीं हो जाएगा और बराबर नहीं होगा, यानी जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। ठीक है, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। अब इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे इस त्रिभुज का आप देखेंगे तो इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तीनों भुजाओं को अगर हम देखें तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं, इसीलिए हम इसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब है कि कोई भी, बाहु मीन्स भुजा, यानी कोई भी भुजा बराबर ना हो, तो इसको यह कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज, यानी ये सबसे अलग है, सभी भुजाएं आपस में एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। लेकिन इसके भी तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भुजा के आधार पर आप लोग का, भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उसको हम अच्छे से समझ गए होंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? यहाँ कोणों के आधार पर दिया है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे तो न्यून कोण दिया है। पहला यहाँ पे क्या दिया है? तो पहला यहाँ पे दिया गया है न्यून कोण। अब न्यून कोण होता क्या है? तो अगर डिफिनीशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि न्यून कोण वे सभी कोण होते हैं जिनका मान जो है 0 से लेकर के 90 के बीच हो। कितना? 0 से लेकर के 90 के बीच, यानी 0 से 90 अंश के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे न्यून कोण कहते हैं। जैसे अगर इसको हम फिगर बनाएं तो फिगर पे यहाँ से अगर ऊपर से एक हम लंबवत और एक परपेंडिकुलर, यानी लंबवत और एक क्षैतिज, अगर इस तरह से कोई रेखा है तो इसके बीच में जो कोण बनेगा हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको देखना क्या है? न्यून कोण देखना है। तो न्यून कोण कैसे करेंगे? तो न्यून कोण हमेशा 0 से 90 के बीच होगा, 90 नहीं बल्कि 90 से कम होगा। तो इसके बीच में अगर हम एक कोण बनाते हैं, ये एक कोण
मान के चलिए कोण 45 अंश। तो यही जो 45 अंश का कोण होगा यही कोण आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण। ठीक है, तो हमेशा ये समझिए कि जो न्यून कोण होगा वो 0 से लेकर के 90 के बीच में, यानी अगर हम 89 की बात करें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो न्यून कोण में यही समझिए कि 0 से लेकर के 90 अंश के बीच के जितने भी कोण होते हैं वे सभी के सभी न्यून कोण होते हैं। दोस्तों इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है ये आप लोग के मैथमेटिक्स के सिलेबस से ही चल रहा है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हर एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाइए समकोण। समकोण का मतलब यही समझिए, सम मीन्स बराबर, कोण मीन्स कोण, यानी जिसका कोण क्या हो, समकोण यानी 90 अंश का हो। तो 90 अंश जैसा कि आप जानते हैं कि किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु से एक आप वर्टिकल लाइन यानी एक यहाँ पे लंबवत रेखा खींच दीजिए और यहीं से एक क्षैतिज रेखा खींच दीजिए। ठीक है, तो इसके बीच का जो यहाँ पे कोण बनेगा ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। और यही जो 90 अंश का कोण है इसी कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण, यानी राइट एंगल इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए अधिक कोण। और अधिक कोण किसे कहते हैं, तो अधिक कोण कहते हैं 90 अंश से लेकर के 180 अंश के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। जैसे यहाँ पे हम अधिक कोण की बात अगर करें तो यहाँ से देखिए, मिनट, यहाँ से देखिए, अगर हम सीधा इस तरह से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसके बीच 90 अंश का हो जाएगा, लेकिन 90 अंश हमको लेना नहीं है। कितना लेना है, 90 अंश से अधिक, यानी अगर इसको हम पूरा देखते हैं तो अगर ये 135 अंश है, ठीक है, तो 135 अंश है, तो 135 अंश का जो कोण है वो देखिए 90 से 180 अंश के बीच ही आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। 135 अंश का जो कोण है वो 90 से 120 अंश के बीच का कोण 135 अंश है, तो इसलिए हम इसको किस के कैटेगरी में रखेंगे, यहाँ पे अधिक कोण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आ जाइए हम बात करते हैं ऋज रेखीय कोण। ऋज रेखीय कोण का मतलब है कि जब किसी रेखा पर, किसी रेखा के एक तरफ टोटल कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ऋज रेखीय कोण जो होता है पूरे 180 अंश का जो कोण होता है उस कोण को ऋज रेखीय कोण कहते हैं। कैसे, जैसे यहाँ समकोण, समकोण का मतलब है कि जो 90 अंश का कोण है, यहाँ पे 90 अंश के कोण को हम यहाँ समकोण कहें, उसी तरह से 180 अंश के कोण को यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ऋज रेखीय कोण। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऋज रेखीय कोण। दोस्तों ये सब अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कोई क्वेश्चन अगर दे देगा यहाँ पे कि आपका जैसे दे देगा 87 अंश का कोण किसके अंतर्गत आएगा, तो अगर आप समझे रहेंगे कि 0 से 90 अंश के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं, तो उसी के बीच देखिए 87 आया है। ठीक है, तो अगर इसको आप अच्छे से समझे हैं तो बाकी हर एक क्वेश्चन को कुछ भी दिया रहेगा उसमें आगे पीछे घुमा करके तो उसको आसानी से आप कर लेंगे। अब आ जाइए कोटिपूरक कोण। एक कोटिपूरक कोण और एक संपूरक कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण, आज का जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है वो इन्हीं दोनों से बन रहा है, एक कोटिपूरक कोण और एक संपूरक कोण। अब कोटिपूरक कोण क्या होता है, तो अगर दो कोणों का योग, मान चलिए कि कोण ए और कोण बी दोनों का मान यहाँ पे 90 अंश दिया है। ठीक है, तो कोटिपूरक कोण होता क्या है कि यदि दो कोणों का योगफल, ठीक है, दो कोणों का योगफल अगर 90 अंश के बराबर है तो कोण कौन सा कोण कहलाएगा, कोटिपूरक कोण। ठीक है, उसी तरह से अगर संपूरक की बात किया जाए तो देखिए हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, नहीं नीचे नहीं दिखेगा आप लोग को। संपूरक क्या होता है कि अगर दो कोणों का योग अगर 180 अंश के बराबर है तो ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, इतना दिख रहा है। अब किस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन के माध्यम से कि कोण ए और कोण बी दोनों का मान अगर 90 अंश है, तो ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पे एक कोण 40 अंश है और दूसरा 50 अंश है, तो दोनों को जोड़ करके 90 अंश आ रहा है, तो उन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, कोटिपूरक कोण। ठीक है, अभी इसमें हम आगे थोड़ा सा बताते हैं आपको। अगर इसके साथ लेना हो तो इसके साथ ले लीजिए, फिर हम देखते हैं कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण। अभी हम ऊपर थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं आप लोग को। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस हम करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और नीचे अगर कोई भी आप लोग का क्वेरी कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए
कि हाँ सर ये वीडियो पसंद आ रहा है या इससे रिलेटेड अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आइए हम यहाँ पे समझते हैं एक पॉइंट कि कोटि पूरक कोण है। थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं इसलिए क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। एक कोटि पूरक कोण और एक संपूरक, क्या संपूरक कोण, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से आप समझ लीजिए कि एक कोटि पूरक कोण होता है, कोटि पूरक कोण, और एक संपूरक कोण। थोड़ा सा इसमें समझिए, प्रकाश डालिए कि जैसे यहाँ पे हम अभी बताएं नीचे कि कोण ए और कोण बी, यानी अगर दो कोणों का योग 90 अंश है तो उसको हम क्या कहेंगे, कोटि पूरक कोण। लेकिन अगर वहीं पे दो कोणों का योग यहाँ पे अगर 180 अंश के बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आ जाता है कि यदि एक कोण यहाँ पे 51 अंश है, यदि किसी कोटि पूरक कोण का एक कोण 51 अंश का है तो दूसरा कोण क्या होगा, ठीक है। अगर किसी कोटि पूरक कोण का एक कोण 51 अंश है तो उसका दूसरा कोण क्या होगा। तो अगर हम समझें जाने रहेंगे कि कोटि पूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 90 अंश है, तुरंत हम क्या करेंगे कि 90 में से 51 घटा देंगे, और जब 90 में से 51 यहाँ पे घटाएंगे तुरंत हमारे कितना आ जाएगा, 9 1 10 5 3 8 1 9, तो कितना आ जाएगा 39 अंश, ठीक है। और उसमें ऑप्शन भी आपका दिया रहेगा, ए में 39 दिया रहेगा, बी में 38 दिया रहेगा, सी में आपका 49 दिया रहेगा, और डी में आपका इस तरह से 59 दिया रहेगा। 4 ऑप्शन इस तरह से दिया रहेगा। तो अगर आप जानेंगे, और एक ऑप्शन उसमें और दिया रहेगा कि 180 में से 51 घटा करके दिया रहेगा, कितने में से 180 में से 51 घटा करके, यानी 29 129, ठीक है। लास्ट में 129 भी दिया रहेगा, ठीक, 29 31 50 30 80। हाँ, तो अगर आप नहीं जानेंगे कि कोटि पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है तो आपको यही नहीं पता रहेगा कि 90 में से इसको घटाना है कि 180 में से इसको घटाना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, किसी भी वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इसमें कोटि पूरक और संपूरक से आज के डेट में ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है। और क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है तो उसको हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम इन सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं सभी टॉपिक को हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से क्लियर करवाएंगे आप लोग का। अब संपूरक कोण की बात अगर किया जाए तो जैसे यहाँ पे अगर एक कोण 120 अंश है, ठीक है, तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अगर किसी संपूरक कोण का एक कोण 120 अंश है दूसरा कोण क्या होगा, तो तुरंत 180 में से 120 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए कि अगर संपूरक कोण की बात किया जाए और उसमें से अगर एक कोण दिया है तो दूसरा कोण हम निकालेंगे कैसे, तुरंत 180 में से जो भी कोण यहाँ पे दिया गया है उसको माइनस करके बाकी जो आया है उसको दूसरा कोण उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोटि पूरक कोण और ये हो गया आपका संपूरक कोण, कि जब भी अगर कोटि पूरक की बात किया जाए तो दो कोणों का योग 90 अंश होता है, और जब अगर संपूरक की बात किया जाए तो दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमेशा यही समझिए कि अगर ये कोण दिया रहे और दूसरा कोण पूछे तो कोटि पूरक में 90 में से घटाना है, और अगर संपूरक की बात किया जाए तो हमेशा 180 में से माइनस करके आप दूसरा कोण निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है तो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से आप लोग अच्छे से क्लियर करवाएंगे। तो वीडियो को आप लोग चैनल पर बने रहिए, हर एक वीडियो का फुल वॉच करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा हेल्पफुल साबित होगा और हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे जो भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं टोटल आप लोग का सिलेबस से रिलेटेड ही हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे लेकर के आते हैं। अब आइए त्रिभुज तो हो गया, अब आइए हम चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। इसके बारे में यहाँ चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। देखिए फटाफट यहाँ पे देखते हैं चतुर्भुज, ठीक है। किसके बारे में, चतुर्भुज की बात हम करते हैं। चतुर्भुज के बारे में हम समझेंगे चतुर्भुज क्या क्या कैसे कैसे होता है, कौन कौन सा चतुर्भुज होता है। जैसा कि यहाँ पे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, क्वाड्रिलेटरल, लेटरल, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि वर्ग, वर्ग भी क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। वर्ग जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। वर्ग होता क्या है तो इसका डेफिनेशन अगर आप समझेंगे तो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की क्या, जैसे यहाँ पे ए बी सी और डी, तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं,
बराबर होती हैं, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा इसके, यानी वर्ग का मतलब ये है कि अगर इसका डिफिनीशन के माध्यम से हम समझें तो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा होता है जो वर्ग होते हैं उसके प्रत्येक कोण आपस में 90 अंश के होते हैं। जैसे यहाँ पे ये कोण कितना है 90 अंश, ये कोण कितना है 90 अंश, ये कोण 90 अंश और ये 90 अंश, ठीक है। तो चारों कोणों का योग कितना होगा 90 90 चारों कोण, यानी अगर सबको हम मिला करके देखें टोटल कितने अंश का कोण हो जाएगा, टोटल 360 अंश का कोण होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों वर्ग की बात हो गई। अब यहाँ पे अगर हम सेकंड पॉइंट यहाँ पे अगर आयत के बारे में समझें, किसके बारे में, आयत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं रेक्टेंगल, क्या कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। आयत क्या होता है, तो आयत जैसा कि आप लोग जानते हैं इस तरह से कि इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पर भी ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसके भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश, प्रत्येक कोण इसके भी कितने होते हैं 90 अंश के होते हैं, ठीक है। कितने 90 अंश के प्रत्येक कोण होते हैं, यानी अगर सभी कोणों को इसमें भी अगर मिला करके देखा जाए टोटल कितने अंश का कोण बनेगा, तो इसमें भी टोटल 360 अंश का कोण बनता है। दोस्तों चतुर्भुज कोई भी हो, ठीक है, आपका वर्ग हो आयत हो, और फिर आगे हम यहाँ पे एक देखते हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। दोस्तों समय आप लोग के पास नहीं बचा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हर एक वीडियो को फुल वॉच कीजिए, अच्छे से आप लोग यहाँ पे देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैरालेलोग्राम, क्या कहते हैं पैरालेलोग्राम, ठीक है। समांतर चतुर्भुज होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए जैसे दिख रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर कोई चतुर्भुज हो यहाँ से इस तरह से करके ये देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी सी और डी, ये कोई चतुर्भुज है, मतलब इसके एक भुजा और ए भुजा आपस में बराबर है, मतलब इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर है और ए भुजा आपस में बराबर है। अब आप कहेंगे कि सर आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो बिल्कुल होती है, लेकिन दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या है कि इसके देखिए प्रत्येक कोण इसका क्या होता है समकोण होता है, यानी प्रत्येक कोण इसका कितने होता है 90 अंश का होता है। लेकिन इसके जो कोण है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के, इसके कोण दो कोण इसमें बड़े होते हैं और दो कोण छोटे होते हैं, यानी दो कोण इसमें क्या होता है 90 अंश से कम होता है और दो कोण इसमें क्या होता है 90 अंश से अधिक होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोग को। और इसके भी सभी कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। बस यही केवल आप लोग को पहचानने की ज़रूरत है कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। फिर यहाँ पे अगर हम एक बात करें समलंब की, किसकी, समलंब, समलंब जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम, क्या कहते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो समलंब का मतलब है जैसे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। बांध, आप लोग बांध देखे होंगे, जैसे कोई नहर है, नहर का अगर वहाँ पे डैम बना होगा तो वहाँ पे इस तरह से आप देखे होंगे कि ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें भी देखिए अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे ये दोनों भुजाएं आपस में, इसकी केवल दो भुजाएं आपस में यहाँ आमने सामने इस तरह से बराबर होती हैं, ये भुजा और ये भुजा हम कह सकते हैं कि अक्सर बराबर होती हैं, हमेशा नहीं अक्सर बराबर होती हैं, लेकिन ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर तो होती हैं लेकिन बिल्कुल अपोजिट होते हैं। समांतर तो हो सकती हैं लेकिन दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो सकती। लेकिन समलंब में ये भी देखेंगे सभी कोणों का योग इसका भी क्या होता है 360 अंश होता है, इसके भी सभी कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। और एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों, इसमें भी दो कोण 90 अंश से अधिक होता है और दो कोण 90 अंश से कम होता है। तो देखिए इसमें कोण ए और कोण बी ये 90 अंश से कम है, लेकिन ये दोनों कोण सी और कोण डी ये 90 अंश से अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें चतुर्भुज के बारे में यहाँ पे समझें। अब आ जाइए हम वृत्त के बारे में यहाँ पे देखते हैं, किसके बारे में, वृत्त के बारे में। यहाँ देखिए एक तो आपका वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया, तीन के बारे में समझेंगे। अब इसको जब हम क्वेश्चन के माध्यम से, प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से जब इसको हम करवाएंगे, अगर इसके साथ लेना हो तो इसके साथ ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए
दोस्तों इसके तुरंत बाद प्रैक्टिस सेट हमारा आएगा इस पर एक वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हम नहीं करना चाह रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम बाकी इनके क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए। और जो भी आप यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे इसका, तो क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से आप लोग का हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आप लोग का क्लियर ही हो जा रहा होगा। बहुत ज़्यादा कुछ खास आप लोग का यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझेंगे वृत्त, किसके देखेंगे यहाँ पे वृत्त, वृत्त जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल। ठीक है, आइए समझते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि वृत्त होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे वृत्त होता है यहाँ पे इस तरह से, किसी एक बिंदु से, अगर इसको हम डिफिनीशन इस परिभाषित करें तो किसी एक बिंदु से समान दूरी पर, ठीक है, किसी एक बिंदु से किसी समान दूरी पर खींची गई, इस तरह से खींची गई सर्कुलर जो पाथ होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि किसी एक बिंदु से, ठीक है, ये देखिए कोई फिक्स पॉइंट है, किसी एक बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी का मतलब है कि चाहे जिस तरफ आप इसको नापेंगे सभी दिशाओं में इसकी दूरी क्या होती है, समान होती है। तो ऐसे समझिए कि किसी एक बिंदु से समान दूरी पर बनाए गए एक सर्कुलर पाथ को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ वृत्तीय जो पथ है, किसी एक वृत्तीय पथ पर, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु से, किसी फिक्स पॉइंट से किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींची गई एक वृत्तीय यानी सर्कुलर जो पाथ होता है, एक पथ जो यहाँ पे बनाया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, और इस वृत्त, इसके भी टोटल यहाँ पे पूरे का जो मान होता है वो 360 अंश होता है। कितना, 360 अंश। कैसे, आइए हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पे दोस्तों एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इसको अगर हम 4 पार्टों में यहाँ पे बांटें इस तरह से, 4 पार्ट में, तो देखिए यहाँ भी 90 अंश हो गया, ये इधर भी 90 अंश हुआ, इधर भी 90 अंश हुआ, और इधर भी क्या हुआ, 90 अंश। ठीक है, और अच्छे से कि आप समझिए, तो कोई एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा के एक तरफ, किसी रेखा के एक तरफ टोटल जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है, 180 अंश का। कैसे, क्योंकि अगर इसके बीच से हम यहाँ से एक रेखा खींच दें तो देखिए इधर भी 90 अंश हो गया, इधर भी 90 अंश हो गया, यानी इस पूरे को अगर हम मिला करके देखें तो टोटल कितने अंश का कोण बना है, 180 अंश का कोण बना है। लेकिन अगर वहीं पर एक बिंदु कह दें, एक बिंदु कह दें, तो अगर पूछ लें कि बिंदु पर कितने अंश का कोण बना है, तो बिंदु पर तो यहाँ पे आपका 0 अंश का बना है। लेकिन अगर इस बिंदु के चारों तरफ, इस बिंदु पर टोटल इसके चारों तरफ कितने अंश का कोण बनेगा, तो इसके चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो ये भी कितने अंश का कोण बन जाएगा, 360 अंश का। ठीक है, तो ये हो गया आपके वृत्त के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो हमेशा ये चीज़ समझिए कि अगर कोई रेखा है तो इस रेखा के एक तरफ 180 अंश का कोण बनता है, लेकिन अगर इसी को दूसरे तरफ भी घुमा दीजिए तो इधर भी क्या हो जाएगा, 180 अंश। अब अगर इस पूरे को इस तरह से हम मिलाते हैं तो देखिए एक वृत्त का यहाँ पे आकार बन गया, तो एक वृत्ताकार ही हो गया। तो 180 प्लस 180 दोनों को मिला करके अगर करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पूरे वृत्त का जो मान यहाँ पे हुआ है कितना हुआ है, 360 अंश। अब इसकी परिधि की बात अगर हम करते हैं, परिधि का मतलब है कि इसके पूरे जो सर्कुलर, इसका सर्कुलर पाथ है, इसकी वैल्यू, तो परिधि यहाँ पे, परिधि कितना, इसका मान होता है 2πr। ठीक है, यानी इस एक तरह से हम इसको फार्मूला कह सकते हैं 2πr, जहाँ पे पाई का मान आपका होता है 22/7। ठीक है, पाई का मान 22/7 या 3.14 इसको हम लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पर किस तरह से आएगा, तो क्वेश्चन इस वीडियो के तुरंत बाद हम जब अगला वीडियो लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेट, तो उसमें हम इन सब के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इसलिए इस वीडियो को देख करके आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा। जो भी प्रैक्टिस सेट हमारा है बीएसए स्टेट पर रिलेटेड, जो भी प्रैक्टिस सेट आए मॉडल पेपर के नाम से, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आप लोग का एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। ये तो हो गया आप लोग का वृत्त। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वृत्त आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये हो गया परिधि। परिधि के बाद अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, किसका, क्षेत्रफल की बात, यहाँ देखिए, अगर हम क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, πr²। यहाँ पे इसका होता है
क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, जैसे हम एक वृत्त बनाए हैं तो यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, अगर इसके सेंटर से, ठीक है, इसके किससे, इसके सेंटर से इस तरह से एक रेखा खींच देते हैं इधर से दोनों तरफ। ठीक है, चाहे जिस तरफ एक रेखा अगर हम इस तरह से खींचते हैं तो पूरी की पूरी रेखा इसकी क्या हो जाएगी, व्यास इसका कहलाएगा। लेकिन इसका आधा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, इसका आर यानी रेडियस। आर बराबर क्या है, रेडियस, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। और अगर इस पूरे की बात किया जाए तो ये आपका हो जाता है व्यास। व्यास का मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आप समझिए कि यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है और इसको अगर पूरा हम मिला देते हैं तो पूरा क्या हो जाता है, व्यास। यानी जो त्रिज्या, आधा जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा है, यानी त्रिज्या पूरे व्यास का आधा है। लेकिन अगर व्यास की बात किया जाए तो त्रिज्या का 2 गुना है। ठीक है, तो इससे हमारा एक फार्मूला बन गया कि जो यहाँ पे व्यास होता है, हिंदी में ही लिख देते हैं इस यहाँ पे, कि जो व्यास होता है यहाँ पर, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। क्या है, 2 गुणे त्रिज्या, यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, त्रिज्या है। लेकिन अगर इस पूरे को मिला देते हैं हम तो व्यास हो जाता है। यानी व्यास जो पूरा है वो इस त्रिज्या का 2 गुना है। ठीक है, अगर व्यास की बात किया जाए त्रिज्या का 2 गुना है, लेकिन अगर त्रिज्या की बात किया जाए तो व्यास का आधा है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आप लोग का फार्मूला है, एक परिधि। यहाँ पे हम यहाँ ब्लैक पॉइंट से कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उसमें आप लोग का बहुत काम देगा। एक परिधि हो गया, एक आप लोग का क्षेत्रफल हो गया, और एक पाई का मान हो गया, एक यहाँ व्यास वाला फार्मूला हो गया। ये सब जितने हैं ये समझ लीजिए एक तरह से हम आप लोग को ये फार्मूला बता रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये आप लोग का फार्मूला भी रिवाइज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्किल। अब सर्किल के बाद हम यहाँ पे देखते हैं घन के बारे में, देख लेते हैं कि घन क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाह रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए घन। ठीक है, घन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। अब घन होता क्या है, तो घन देखिए इस तरह से बनता है आपका। ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ये देखिए आप यहाँ से ये चीज़, ये घन हो गया। और यहीं पे पहला ये घन हो गया, दूसरा घनाभ की बात यहीं पे कर लेते हैं। दोनों के बारे में समझ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबाइड। ठीक, दोनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ देखिए घनाभ क्या होता है, तो घनाभ के बारे में समझेंगे। यहाँ देखिए ये चीज़। ठीक है, ये आइए समझते हैं कि घन और घना भी दोनों होता क्या है। तो देखिए घन, यहाँ पे घन में जो होता है इसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पर हम एक छोटा सा आपका लिए हैं कि घन का है हमारे पास, और कुछ तो नहीं, एक छोटा सा डिब्बा है, इसको हम दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए ये चीज़। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब चीज़ आप लोग को सेम दिख रहा होगा। मतलब जितनी ऊंचाई उतनी चौड़ाई उतनी लंबाई, सब कुछ इसका सेम दिख रहा होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम डस्टर की बात करें, इस डस्टर की बात करें, दोनों में आपका डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ये डस्टर जो आप लोग का है ये घनाभ का काम करेगा, लेकिन ये जो है आप लोग का घन का काम करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है दोस्तों, इसमें हम समझेंगे। अब कोना, अगर हम कोने की बात करें तो कोना देखिए यहाँ पे एक कोना इसका, घन में जो कोना